गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट 1 बॉटनी पेपर सेकंड के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्ब्यूगो का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्ब्यूगो में लैंगिक जनन। एल्ब्यूगो में जो लैंगिक जनन होता है ये oogamous लैंगिक जनन कहा जाता है। oogamous का मतलब जो होता है वो ये होता है कि ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है और दोनों बहुत ही स्पष्ट दिखाई देते हैं और दोनों की साइज में, शेप में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो oogamous क्यों कहलाता है? साइज, शेप में डिफरेंस होता है और स्पष्ट दिखाई देते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडियम कहलाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? oogonia। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्ब्यूगो अपने होस्ट में कर सकता है, पर्ल पर, तने पर, स्टेम पर, पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस के ऊपर जिसको हम कहते हैं। तो इन तीन भागों पर इसके अंदर हमें एंथेरिडियम और oogonia बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिन स्थानों पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पर प्लांट में अतिवृद्धि दिखाई देगी। अतिवृद्धि मीन्स ओवर ग्रोथ। आकार में कोशिकाओं की वृद्धि हो जाएगी, साइज में वृद्धि हो जाएगी इसमें, या संख्या में वृद्धि हो जाती है जिसको कि हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लाजी कहा जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? हाइपरट्रोफी एंड प्लाजी। हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लाजी के द्वारा कोशिकाओं की संख्या और साइज में जब वृद्धि हो जाती है तो एक अतिवृद्धि दिखाई देती है ऑर्गन्स के अंदर। जैसे कि पर्णवृंत है, ये बहुत बड़ा और मांसल हो जाएगा। तना भी जो है फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा सारा दिखाई देने लगेगा। पुष्पक्रम, पुष्प जो है वो 4 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, दल, बाह्यदल, पुमंग, जायांग, एंड्रोशियम, गायनोशियम, पेटल्स एंड सेपल्स। तो ये सारे भाग जो होते हैं ये बहुत बड़े, अतिवृद्धि उनमें हो जाती है और ये पता नहीं चलता कि कौन सा भाग इसका जो है एंड्रोशियम का है, कौन सा भाग गायनोशियम का है या बाह्यदल क्या है। ये सारे बड़े होकर लीफी संरचना या मांसल संरचना के अंदर दिखाई देने लगते हैं और जो है पुष्प जो है अपना अस्तित्व जो है वो खो देता है इसके अंदर। तो ये सिम्टम्स कब दिखाई देते हैं? जबकि प्लांट के ऊपर एल्ब्यूगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो प्लांट्स के ऊपर अपन ने पढ़ा था कि एल्ब्यूगो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में पाया जाता है, अंतःकोशिकीय स्थानों में पाया जाता है। तो जब अंतरकोशिकीय स्थानों में ये पाया जाएगा, दो कोशिकाओं के मध्य में अंतरकोशिकीय स्थानों में जब पाया जाएगा तो उसका माइसीलियम और उसके फिलामेंट्स भी जहाँ ये होगा वहीं होंगे। तो इसके माइसीलियम जो है वहीं पर ही जो है माइसीलियम से इसके सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। मैंने बताया था मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम कहलाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन oogonia कहलाता है। तो ये जो एंथेरिडियम होता है ये मुग्धाकार संरचना होती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कुछ कोनिडियाफोर के बारे में। ठीक उसी तरह से ये भी मुग्धाकार होती है क्योंकि ये जो इसके फिलामेंट्स होते हैं ये बहुकेंद्रकीय होते हैं, इसलिए एंथेरिडियम और oogonia जो बनेंगे ये भी बहुकेंद्रकीय होते हैं। लेकिन एंथेरिडियम जो होता है ये क्लब शेप्ड का होता है और उसमें 20 से 25 न्यूक्लियस ही पाए जाते हैं और इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म, सेलो ऑर्गेनल्स वगैरह उपस्थित होते हैं। जबकि oogonia जो होता है ये गोल शेप का होता है और गोलाकार संरचना होती है या और इसके अंदर 300 तक केंद्रक उपस्थित हो सकते हैं। और शुरू में ये जो है इस पूरे गोल संरचना जिसको कि हम oogonia कहते हैं इसमें बिखरे हुए होते हैं। बाद में इसकी व्यवस्था स्टार्ट होती है, ये व्यवस्थित होने लगते हैं। सेंटर में एक केंद्रक रह जाता है और बाकी सारे केंद्रक परिधि पर चले जाते हैं। तो ये जो भाग होता है ये
इसको कहते हैं ऊप्लाज्म, जिसके अंदर एक केंद्रक होता है और बाकी सारे केंद्रक पेरिफेरी पर जाकर ये जो ऊस्पोर डेवलप हो रहा है इससे जो ऊस्पोर बनेगा एंथीरिडियम और oogonia के फर्टिलाइजेशन के पश्चात उसके लिए जो भोजन की आवश्यकता होती है या oogonia के निर्माण के लिए जो भोजन की आवश्यकता होती है वो इन केंद्रकों के द्वारा पूर्ण की जाती है। अब क्या होता है कि केंद्रकों के तो चारों तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं और ये जो केंद्रक है धीरे धीरे डीजनरेट हो गए, ख़त्म हो गए, साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हो गए ये जो केंद्रक थे। और एक ट्यूब जो है एंथीरिडियम से इसके अंदर प्रवेश करती है oogonia के अंदर, जिसको कि फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का फ्यूज़न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, मेल केंद्रक फीमेल केंद्रक से फ्यूज़ होता है। तो ये केंद्रक जो है सारे के सारे पीछे छूट जाते हैं, सिर्फ एक केंद्रक के साथ में इस ट्यूब के अंदर आता है और फिर ये यहाँ से जो है ये डिज़ोल्व हो जाती है ट्यूब और ये केंद्रक यहाँ चला जाता है किसके अंदर, ऊप्लाज्म के अंदर। और फिर इसके चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट एरिया बन जाता है जिसको कि सेंट्रोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रोप्लाज्म। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो एंथीरिडियम थी और फर्टिलाइजेशन ट्यूब थी ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और खाली ये गोल संरचना ही रिमेनिंग रह जाती है और इसके भी सारे केंद्र समाप्त हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, ये मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस दोनों फ्यूज़न होता है इनका, ये जुड़ जाते हैं आपस में और एक ये एन केंद्रक था और ये भी एन केंद्रक था। ये n+n अवस्था यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। अब ये दोनों जुड़कर 2n केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। क्या बनाते हैं, 2n संरचना। प्लस इसके चारों तरफ ये वॉल जो होती है एक्सोस्पोर, मीजोस, एक्सो 1, दूसरी मीजो, तीसरी एंडोस्पोरियम, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर से ये ढक जाता है। ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ऊस्पोर और ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो केंद्रक होता है अब ये अर्धसूत्री विभाजन, उसके बाद में अर्धसूत्री से फिर क्या होता है उसके बाद में माइटोसिस। अर्धसूत्री होगा इसमें पहला डिवीजन फर्स्ट, उसके बाद में माइटोसिस के द्वारा बहुत सारे एन केंद्रकों में परिवर्तित हो जाएगा। फिर ये प्रत्येक एन केंद्रक जो है उसके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन होगी और प्रत्येक जो एक एन केंद्रक बना उसके द्वारा हर एक के द्वारा एक एक जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और ये जूस्पोर जो होते हैं ये किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, एल्ब्यूगो के अंदर, जैसा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ा था। इसमें एक केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्म होता है और फिर इसके अंदर जो है 2 फ्लैजिला होते हैं, एक विप्लैश टाइप और एक टिंसल प्रकार का। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात ये पुष्पक्रम, तने और पर्णवंत में जब पहुंच जाता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पुनः स्टार्ट करता है। इस तरह से इसका चक्र जो है ये चलता रहता है। ये मिट्टी में भी पड़े रहते हैं, उस पर सॉइल में भी रहते हैं और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तभी ये जर्मिनेट होते हैं और फेवरेबल होस्ट के ऊपर ये अपना प्रकोप पुनः प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है इस तरह से एक चक्र इनका जो है वो चलता रहता है। एक 2n अवस्था, फिर n अवस्था, तो n अवस्था से फिर 2n अवस्था, इस तरह से ये लाइफ साइकिल इसके एक क्रम में जायगोट गैमेट, जायगोट गैमेट। जायगोट कैसा होता है, 2n प्रकार का, गैमेट क्या होते हैं, n प्रकार के। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसी को कहते हैं, जब एक हैप्लॉइड फेज और एक डिप्लॉइड अवस्था जो है क्रमशः बदलती रहती है और बनती रहती है एक के बाद एक, उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि एल्ब्यूगो की लाइफ साइकिल में हम बहुत ही अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। तो गैमेट्स का क्या नाम दिया हमने, oogonia और एंथीरिडियम। जायगोट का क्या नाम दिया इसके अंदर हमने, oospore, जो कि प्लांट टू प्लांट वेरी करते हैं। नेम जो है गैमेट्स के अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होते हैं, जायगोट का नाम भी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है।
तो इस तरह से ये जो है हमने इसकी लाइफ साइकिल पढ़ी और या ईटियोलॉजी पढ़ी, सिम्टम्स पढ़े। अब हम कंट्रोल कैसे करते हैं इस डिजीज़ को, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो हमने देखा कि ये जो फंगस है इसके oospores और इसके कोनिडिया जो है ये ज़मीन में सॉइल के अंदर उपस्थित रहते हैं या एयर के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं। पानी के द्वारा, जानवरों के द्वारा ये एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं। तो इसको हम रोक कैसे सकते हैं? सबसे पहला उपाय क्या है इसका रोकने का? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए इस वर्ष हमने सरसों की फसल बोई थी, लेकिन नेक्स्ट वर्ष हम सरसों की फसल नहीं बोएंगे, क्योंकि ये एल्ब्यूगो के जो स्पोर्स हैं ये किसके ऊपर अपना जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं? सरसों पर। जब इनको अगले वर्ष सरसों की फसल नहीं मिलेगी तो ये अपना जीवन चक्र समाप्त कर देंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और ये फंगस वहीं पर ही समाप्त हो जाएगी। और उसके अगले वर्ष जब हम पुनः सरसों बोएंगे तो हमारी फसल भूमि में उपस्थित स्पोर्स के प्रकोप से बच जाएगी। दूसरा होता है केमिकल स्प्रे। अगर हमें फसल बोने के पश्चात फसल के ऊपर फंगस के सिम्टम्स दिखाई देने लगे तो उस समय हमें केमिकल स्प्रे के द्वारा डिजीज़ को रोकना चाहिए। हम कैसे रोक सकते हैं उस समय? केमिकल स्प्रे के द्वारा जो है इस डिजीज़ को हम रोक सकते हैं। केमिकल स्प्रे के अंदर एक सबसे मुख्य बोर्डियोक्स मिक्सचर कहलाता है। बोर्डियोक्स मिक्सचर जो होता है ये कॉपर प्लस चूना प्लस पानी का मिश्रण होता है, जिसको कि अगर हम फील्ड में स्प्रे कर दें तो इस फंगस के स्पोर्स जो हैं उनको नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आजकल बाज़ार में हाइब्रिड वैरायटीज़ मिलती हैं जो कि डिजीज़ रेसिस्टेंट होती हैं। अगर हम उनको फील्ड में बोएंगे तो पैथोजन जो है वो फील्ड के अंदर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी हाइब्रिड वैरायटीज़। चौथी चीज़ है फील्ड सैनिटेशन। फसल को काटने के पश्चात फील्ड सैनिटेशन की प्रक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि ये फसल के जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स, कोनिडिया, जू स्पोर्स, ये सब किसके अंदर? मिट्टी में भी उपस्थित होते हैं। तो जब ये मिट्टी में उपस्थित रहेंगे, फील्ड सैनिटेशन की प्रक्रिया काम में ली जाएगी तो इनको जो है नष्ट किया जा सकता है। इसलिए फील्ड सैनिटेशन के द्वारा भी इस डिजीज़ के प्रकोप को रोका जा सकता है। इस तरह से हमने ये जो है एल्ब्यूगो के बारे में, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, टियोलॉजी के बारे में और इसके बारे में हमने पढ़ा कि क्या होता है ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, एल्ब्यूगो का श्वेत कीट रोग क्या होता है। तो इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं और पूरा कई बार डिजीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है कि कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताइए, सिम्टम्स के बारे में बताइए, ईटियोलॉजी के बारे में बताइए और कंट्रोल मेजर्स के बारे में बताइए।